Hello guys, today I will discuss about zeroth law of thermodynamics. First, we have to learn it कि what is the need of zeroth law of thermodynamics. zeroth law of thermodynamics क्या है और इसे हमें क्यों पढ़ना है, इसके नाम को जीरो से क्यों जोड़ा गया है. जनरली जो नंबर्स होते हैं वो 1 2 3 से बता दिए जाते हैं, बट इसको स्पेशल नाम जीरो दिया गया है. इसकी क्या हिस्ट्री है, तो कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको यहाँ बहुत डिटेल में समझना है. ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता दें कि इसकी पढ़ने की ज़रूरत क्यों है. सपोज करो कि ये दो ऑब्जेक्ट हैं. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक बॉडी है, आपको रेड कलर की दिखाई दे रही है. जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हीटअप किया जाता है और उसका कलर रेड हो जाए और उसको आप छूकर देखें तो आपको फील होगा अरे ये तो बहुत ही गर्म है. कैसी है? गर्म है. टेम्परेचर ज़्यादा हो गया इसका आपकी बॉडी से, इसलिए ये ऑब्जेक्ट आपको गर्म लगता है. दूसरे ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, बोले ये छू के देखा, ये तो बहुत ही कूल लग रहा है, बहुत ठंडा लग रहा है. क्यों ऐसा हुआ? इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि इस बॉडी का टेम्परेचर आपकी बॉडी के टेम्परेचर से कम है, इसलिए ये बॉडी आपको ठंडी लगती है. तो किसी भी बॉडी का ठंडा लगना या गर्म लगना, इसके लिए कौन सा पैरामीटर है जिसके द्वारा हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमको गर्म कब लगता है और क्यों लगता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमको ठंडा कब लगता है और क्यों लगता है. इसके पीछे बेसिक रीज़न क्या है और वो पैरामीटर कब और कैसे जन्म लेता है, उस पैरामीटर का जो जन्म है वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से ही हुआ है. ठीक है, मीन्स ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का अगर रिजल्ट की बात करें तो बेसिकली इसका रिजल्ट पे हम पहले फोकस कर लेते हैं. जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स गिव्स द आइडिया ऑफ टेम्परेचर. ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है इसकी फाइंडिंग्स क्या हैं? इट गिव्स द आइडिया ऑफ टेम्परेचर. वो भी कैसे दे रहा है ये, इसके लिए समझिए. पहले सपोज कर लेते हैं यहाँ पर हम 3 डिफरेंट सिस्टम्स लिए हैं हमने, और ये सिस्टम्स कैसे हैं ये आप देख लीजिए. इनको हमने यहाँ एक फिगर बनाया है. इस फिगर में है क्या एक्चुअली, ये बाउंड्री वॉल्स जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये शेडेड पार्ट है इसका बनाया हुआ है. शेडेड पार्ट जब थर्मोडायनामिक्स में बनता है तो इस पार्ट को हम कहते हैं इंसुलेटेड वॉल्स. क्या कहते हैं? इंसुलेटेड वॉल्स. और इसका दूसरा नाम एडियाबैटिक वॉल्स भी होता है. क्या नाम होता है? एडियाबैटिक वॉल्स. ठीक है, तो ये बीच की जो दीवार है, ये दीवार भी है कैसी? एडियाबैटिक. कैसी है ये? एडियाबैटिक. मीन्स एडियाबैटिक का सेंस यहाँ पर यह है कि इन दोनों के बीच में नॉन कंडक्टिंग, जो हीट को कंडक्ट ना कर सके, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की कोई बात नहीं की जा रही, सिंपली हम हीट की बात कर रहे हैं. इन दोनों के बीच में, जैसे हम यहाँ खड़े हैं, सामने एक दीवार है, इस दीवार के दूसरी तरफ कोई और है, तो हम उसके साथ में कोई इंटरेक्शन नहीं बना सकते क्योंकि बीच में इस तरह की दीवार है जो नॉन कंडक्टिंग वॉल्स का रोल प्ले कर रही है. ठीक है, तो हीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंसुलेटेड वॉल है. ठीक है, एडियाबैटिक वॉल भी इसको कहा जा सकता है. एडियाबैटिक वर्ड वहाँ आता है जहाँ हीट का ट्रांसफ़र रोक दिया जाए, जहाँ हीट का ट्रांसफ़र ना हो रहा हो. ठीक है, उस वॉल को एडियाबैटिक कहते हैं. ये जो सिंगल आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये सिंगल लाइन जो होती है ये डायाथर्मिक वॉल्स कहलाती है. डायाथर्मिक वॉल कह दीजिए या कंडक्टिंग वॉल कह दीजिए. यहाँ इन दोनों के बीच में अगर किसी भी तरफ, यहाँ अदरवाइज इधर नीचे, ठीक, हीट अगर यहाँ ज़्यादा है तो वो इस दीवार के माध्यम से ऊपर जा सकती है, और अगर यहाँ ज़्यादा है तो हीट इसके माध्यम से नीचे आ सकती है. इसका मतलब ये एरो दोनों तरफ बना हुआ है. इट मीन्स द हीट कैन मूव आइदर दिस साइड और दिस साइड. इट डिपेंड्स ऑन द
लेवल ऑफ टेम्परेचर, जिसका भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ से लो टेम्परेचर की तरफ को हीट ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, ऐसे यहाँ, ठीक, यहाँ 3 सिस्टम हैं और तीनों अलग अलग हैं। देखिए ए का वी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है अभी, ठीक है, सी का भी ए के साथ और बी के साथ हम कनेक्टिविटी देख रहे हैं। तो ये चूँकि कंडक्टिंग वॉल्स हैं तो इस सी का बी और ए दोनों के साथ कनेक्टिविटी हम बना रहे हैं, ठीक है, पर ए और बी की कोई कनेक्टिविटी आपस में नहीं है। इसको एक एग्जाम्पल से समझिएगा। ये जो सिस्टम सी है, इस सिस्टम सी को हम ये मान लेते हैं 3 डिफरेंट शहर हैं। एक शहर ये है, एक शहर ये है और एक शहर है ये। यहाँ बीच में इस शहर में एक स्मार्ट सा कैंडिडेट, एक स्मार्ट सा स्टूडेंट, ठीक है, इस शहर वाले से और दूसरा ये जो शहर है इससे, एक कैंडिडेट यहाँ का है और दूसरा कैंडिडेट यहाँ का है। ये इससे भी बात करता है और ये इससे भी बात करता है, लेकिन ये दोनों आपस में किसी भी तरीके से दूर दूर तक कोई कनेक्टिविटी बनाए हुए नहीं है, ठीक है ना। होता क्या है कि ये बहुत ही चालाक किस्म का है। अब गलत ना मानिएगा, इस चालाक का मतलब कोई गलत नहीं है, स्मार्ट कह रहे हैं हम, चालाक हमारे मुंह से गलत निकल गया, आप उसको अन्यथा ना लें। स्मार्ट कैसा है ये, स्मार्ट, ठीक है। तो ये स्मार्ट स्टूडेंट, इसने क्या किया, इसने ए से बात करनी शुरू की, कनेक्टिविटी बन गई इन दोनों के बीच, ठीक है। सुबह के टाइम बात कर रहा है, फ़ोन इंगेज नहीं जाएगा क्योंकि दूसरा कोई बात करता नहीं। इसके लिए ये इसके साथ जब बात करता है तो टाइमिंग्स अलग हैं, इधर इससे सुबह को बात हो जाती है एक से और एक से शाम को बात हो जाती है। क्या हुआ, एग्ज़ाम का टाइम आया, टाइम बात करने का सी का ए के साथ था, उसी टाइम पर फ़ोन इसने इसको करना शुरू कर दिया, ठीक। अब क्या होगा, इस बंदे का फ़ोन बिजी जाने लगेगा, ये सोचने लगेगा कि समथिंग इज रॉन्ग, कुछ ऐसा है कि फ़ोन में कुछ गड़बड़ हो गई है, फ़ोन ख़राब हो गया है। कोई बात नहीं, चलिए थोड़ी देर के बाद में ये फ़ोन जब फ्री होता है तो ये कैंडिडेट इससे बात कर लेता है और ये भी कहता है भाई आपका टाइम ये था बात करने का, आपने इस समय बात क्यों की। दोबारा दूसरे पेपर में क्वेश्चंस पूछने के लिए क्या हुआ, इस स्टूडेंट को यहाँ बताना शाम को था, लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन इसको समझ में नहीं आया तो इसने इसके टाइम पर जब ये इससे बात कर रहा था इसने फ़ोन कर लिया। अब इसे भी वही सेम प्रॉब्लम फेस करनी हुई, ठीक है। तो ये इस पे पूछने लगा, भैया ये बताओ आपका फ़ोन बिजी क्यों जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक दिन ऐसा टाइम आता है कि एग्जामिनेशन हॉल में, चूँकि सेम कोर्स कर रहे थे ये, इनको नहीं मालूम था, फॉर्म इन्होंने भर दिए थे, एग्जामिनेशन सेंटर एक ही मिल गया और ये संयोग की बात थी एक ही रूम में ये तीनों एग्ज़ाम देने पहुंच गए। अब ये इसकी तरफ देख रहा है, तब भी ये आपस में कह रहा है कि हाँ भाई और फ्रेंड दोस्त कैसे हो, ठीक है। ये इसकी तरफ जब देख रहा है तब भी कह रहा है और भाई दोस्त बढ़िया, तैयारी एग्ज़ाम की हो गई है। इन दोनों के बीच में कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही, भाई ये दोस्त तो हमारा है पर इसको क्यों बोल रहा है, इसके मन में फीलिंग आ रही, अच्छा ये इसके साथ। जब एग्ज़ाम ओवर होता है तो ये तीनों ही बाहर निकलते हैं, ठीक। होता क्या है कि ये दोनों को एक जगह छोड़कर ये चला जाता है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक लेने, क्या लेने, आइसक्रीम लेने, ठीक है। फिर ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं, ठीक। बात करने के लिए मेन जो सोर्स था वो कौन था, ये, ठीक है, क्योंकि इनकी ट्यूनिंग आपस में मिली हुई थी, इनकी ट्यूनिंग आपस में मिली हुई थी, तो इनका जो लेवल था, थिंकिंग लेवल जो था वो ऑर्डर मैच कर रहा था। तो उस प्लेटफॉर्म पे कोल्ड ड्रिंक के टाइम पर पीते पीते इन दोनों की भी आपस में बात होनी शुरू हो गई और इनका एक दूसरे के पास कोई नंबर था नहीं, पहले इनके पास नंबर नहीं था। क्या हुआ कि ये जैसे ही वो
दूसरी बोतल लेने के लिए गया, इन दोनों ने एक दूसरे के नंबर ले लिए, ठीक है, और इनमें भी आपस में बात होने लगी। आप समझ रहे हैं ना? अब तीनों दोस्त बन गए, अब तीनों कभी भी बात कर सकते हैं, बट इनके बीच में कोई कनेक्शन था नहीं था। इसको कनेक्शन बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली? इस वाले ने, ठीक है, क्लियर है ना अब? ओके, तो वही कंडीशन यहाँ है कि ये सी सिस्टम ए के साथ अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, कैसा? थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और ये सी बी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो 100% ये जरूरी है कि ये ए और बी भी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। यही कुछ और नहीं बल्कि यही कहलाता है जीरथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मीन्स अगर ये इसके साथ टेम्परेचर में सपोज कर लो कि 20 डिग्री टेम्परेचर इसका होता तो इसका भी 20 डिग्री हो जाता। इन दोनों के साथ में देखो टेम्परेचर सेम होने की वजह से थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गए, ठीक, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ऐसे ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया, ठीक है। तो अब देखो ये कि ये भी 20 है, ये भी 20, तो क्या ये आपस में बराबर टेम्परेचर पर नहीं है क्या? है ना? क्लियर है ना पिक्चर? क्या पैरामीटर है जो सेम है? वो यही तो है 20, वो टेम्परेचर ही तो है। जे टेम्परेचर है जो पैरामीटर है उसकी वजह से ही तो यहाँ पर थर्मल इक्विलिब्रियम जनरेट हुआ है। कौन जनरेट हुआ? थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक। तो इस थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो पैरामीटर जिसका नाम टेम्परेचर है, जिसका नाम टेम्परेचर है, ठीक है। तो इसी कैलकुलेशन को पूरी को जो आपने यहाँ कहा है एक स्टेटमेंट में दे देते हैं, और ये स्टेटमेंट ही जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के स्टेटमेंट के नाम से पहचाना जाता है। क्या है ये स्टेटमेंट? लिखा है कि इफ टू सिस्टम्स, कौन कौन से टू सिस्टम्स? ए और बी, ठीक है, आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम। इफ टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम, then they must be in thermal equilibrium with each other। अगर ये दो थर्मल ये वाले जो सिस्टम्स हैं वो तीसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं तो ये भी ज़रूरी है कि ये भी दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। समझ गए ना? दिस इज नथिंग बट नोन एज जीरथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। यही जीरथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट है, ठीक है। दिस जीरथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स गिव्स द आइडिया ऑफ टेम्परेचर। ये जो टेम्परेचर जिसका नाम हमने लिया है यहाँ पर, इस पैरामीटर को आप ये समझ लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेम्परेचर जो टर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है वो तो लिखी जाती है केल्विन में। किस में लिखी जाती है? केल्विन में, बिना पावर के साथ, ठीक। सीजीएस में लिखते हैं तो डिग्री सेल्सियस भी लिख देते हैं। फ़ारेनहाइट में लिखते हैं तो इस तरह से लिख देते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। रेमर में भी लिखते हैं तो इस तरह से, ठीक। रैंकिन में भी लिखते हैं तो भी डिग्री लगाकर। आप देखिए कितने सारे स्केल हमने बता दिए, पर ये के ऐसा यूनिट है जिसमें किसी पावर की ज़रूरत नहीं है। यही है ऐसा यूनिट। अब ये मत सोच लीजिएगा अरे सर का नाम के से है इसलिए सर को किसी पावर की ज़रूरत नहीं, सर तो खुद ही पावरफुल हैं। हाँ ऑफ कोर्स हैं, ठीक है। फिजिक्स वाले अगर के से नाम अगर अपना लिखते हैं तो नो डाउट ये पावरफुल ही होते हैं, ठीक है। और बाकी नाम वाले सुपर पावरफुल होते हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर हम स्मार्ट हैं तो बाकी सब लोग सुपर स्मार्ट हैं, ठीक है। तो हम आपकी बुराई नहीं कर रहे हैं, हम आपकी तारीफ कर रहे हैं। ये सारे स्केल्स के बीच में रिलेशन क्या है, एक स्केल दूसरे के साथ कैसे रिलेट होता है,
ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम ABCD की बात करते हैं, इन तीनों को तो हम लिखवाना सिखाई देंगे जब भी इनके बीच में रिलेशन सिखाएंगे, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज का टॉपिक जो है वो ये भी जानना है कि C और K इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या है। अल्फ़ाबेटिकली अगर आप लिख रहे होते हैं तो ABC में C पहले आता है, ठीक है, और K बाद में आता है, ठीक है ना। इसका मतलब बड़ा कौन है K, छोटा कौन है C। इसका मतलब C में कुछ हम ऐड कर दें तो ये K के बराबर हो जाएगा, और क्या कुछ ऐड कर दें, वो ऐड करने वाला फैक्टर होता है 273। क्या होता है 273। इफ वी ऐड दिस फैक्टर 273 इन the temperature in Celsius, then we will find the temperature in Kelvin। समझ गया ना। दूसरा, ये रिलेशन तो आपने समझ ही लिया। इसके अलावा हमने कहा कि भाई C हमें चाहिए और K हमारे पास दे रखा है, तो K तो बड़ा है तो K में से कुछ हटाना होगा, तभी तो C के बराबर आएगा, क्योंकि इसका नंबर छोटा होता है। जैसे A B C को 3 नंबर मिलता है और K का नंबर देखोगे तो बहुत बाद में आ रहा है, तो इसमें से 273 को माइनस कर देते हैं। ये रिलेशन भी आपको हमेशा के लिए याद रखना है, ठीक, क्योंकि ये कन्वर्जन ज़रूरी होता है। और ज़्यादातर कौन सा यूज़ होता है वो ये है, सेल्सियस में टेम्परेचर दिया होगा, क्योंकि हमें जब कभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी तो हमेशा हम टेम्परेचर को केल्विन में लिखकर लगाएंगे। और इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और है यहाँ पर, जब भी कभी हमें टेम्परेचर डिफरेंस यूज़ करना होगा, क्या यूज़ करना होगा, टेम्परेचर डिफरेंस। और टेम्परेचर डिफरेंस सपोज कर लो कि डेल्टा टी हमको लेना है, और ये डेल्टा टी सेल्सियस में हो या फिर केल्विन में हो, इन दोनों के लिए डेल्टा टी की वैल्यू हमेशा सेम होती है, ठीक है। डेल्टा टी की वैल्यू हमेशा सेम होती है, क्योंकि ये जो ऐसे स्केल हैं दोनों, इनके स्केल के बीच में जो डिविजन्स होते हैं ना, वो डिवीजन सेम इंटरवल पर होते हैं, सेम इंटरवल पर होते हैं। इसीलिए हमने कहा है कि इंटरवल है ये केवल इस बात को बता रहा है कि दोनों स्केल्स के बीच के इंटरवल्स सेम गैप के हैं या नहीं, समझ गया ना। तो चेंज इन टेम्परेचर की जब बात करेंगे, अगर सपोज करो ये दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस, ये चेंज इन टेम्परेचर है किन्हीं दो इवेंट के बीच का, और हमें केल्विन में टेम्परेचर चाहिए, उन्हीं दो इवेंट के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए, तो समझ लो वही होगा, ठीक है। ये पॉइंट नोट करने का था, ठीक है। और ये भी जान लो कि ये आखिर ये जीरो नाम क्यों पड़ा होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सबसे पहले स्टडी किया गया, लिटरेचर में आ गया वो, ठीक है, उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। उसमें कुछ ऐसे फेल्यूअर्स थे जिसके कारण हमको ज़रूरत पड़ी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिए बेसिक पैरामीटर की ज़रूरत थी कुछ, और वो बेसिक पैरामीटर क्या था, वो बार बार क्लिक कर रहा था कि समथिंग इज़ मिसिंग, वो था टेम्परेचर। क्या था, तो इसकी स्टडी जो जिसकी ज़रूरत थी उसकी स्टडी कंटिन्यू थी, उसके बाद में नया नाम जन्म लेता है, और चूँकि सीक्वेंस ना बिगड़े लिटरेचर में, तो इसलिए उसको नंबर तीसरा ना देके, क्योंकि इसका प्रेफरेंस चूँकि इसे पहले रखना था, इसको वेटेज पहले देना था, इसीलिए इसका नाम जीरो से आ गया है। सो इट इज़ नोन एज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसीलिए इसको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ना इतना। इसका स्टेटमेंट समझ में आ रहा है। इसका स्टेटमेंट बहुत सिंपल सा, ये फिगर अगर आपने बना लिया है, ठीक, तो फिगर में बस इतना सा है कि इफ टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड वन, ठीक है, देन दीज टू सिस्टम्स मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, ठीक है ना। यही जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। बहुत टफ तो नहीं है, बहुत इजी है ये ना। इसका यूज़ कहाँ होगा, जब हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम की, तो वहाँ पर इसका कई जगह पर यूज़ होता है, ठीक है, ओके।